नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन नो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 विज्ञान की पहला चैप्टर, जो कि कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा क्लियर करेंगे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस चैप्टर से आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो आपका इम्पोर्टेंट है। यानी कि हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर से वो सारे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, देखो, सबसे पहले आपको एक कॉपी बनानी है, उसमें डालना है कक्षा 10 विज्ञान, अपना नाम वगैरह डाल लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको पहला चैप्टर का नाम डालना है जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, रासायनिक अपक्रिया और समीकरण। इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, देख लो रासायनिक समीकरण क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों के प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इससे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, इस डेफिनेशन से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी समझ में आएगा। देखो ध्यान से पढ़ो, फिर एक बार पढ़ो। किसी रासायनिक अपक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों। अब यहाँ पर एक आया शब्द अभिकारक और एक आ गया आपका उत्पाद आ गया। अभिकारक उत्पाद क्या होता है हमने इसमें लिखा है, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रतीकों, अब प्रतीक क्या होता है आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, तत्व। तो टोटल तत्व कितने होते हैं केमिस्ट्री में, आवर्त सारणी में 118 तत्व होते हैं। तो लिखा प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों, आपने सूत्र भी पढ़े होंगे, जल का सूत्र, यूरिया का सूत्र का प्रयोग करके प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे Zn प्लस H2SO4, Zn जिंक हो गया, जस्ता हो गया, H2SO4, इसको मिला करके और यहाँ पर एक दूसरा बन गया, ये उत्पाद बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, उत्पाद बन गया। तो ये जो कहलाती है ये एक रासायनिक समीकरण है। इस प्रकार से लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण बिल्कुल कॉपी में नोट करते जाएंगे। इसके बाद अभिकारक, अभिकारक क्या होता है, देखो, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं और अभिकारक कहलाते हैं। तो कौन से ऐसे पदार्थ होंगे जो कि अभिकारक कहलाएंगे, यही वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हमने Zn प्लस H2SO4, Zn H2SO4, तीर का निशान लगाओ, यहाँ पर क्या बन के आएगा, ZnSO4 प्लस H2, ये बन के आएगा। ठीक है, इससे हमने ये बना दिया। अब इसमें अभिकारक कहाँ होगा, कैसे पहचानोगे अभिकारक को, तो आपको अभिकारक को पहचानना है। अभिकारक हमेशा किस साइड होता है, बाएं साइड होता है। अभिकारक हमेशा बाएं साइड होता है। तो ये आपके Zn अभिकारक है, H2SO4 अभिकारक है। इन दो अभिकारकों से मिलकर बना है ये उत्पाद बना, क्या बना है, उत्पाद बना है। तो अभिकारकों से मिलकर बनता है उत्पाद। तो अभिकारक हमेशा बाएं साइड होता है और उत्पाद हमेशा किस साइड होता है, दाएं साइड होता है। तो नोट करके लिख लेंगे। इसमें एक बात रह गई है, क्या करेंगे, यहाँ पर अभिकारक लिख लो, यहाँ पर अभिकारक समीकरण के, क्या कर लो, अभिकारक समीकरण के बाएं ओर लिखा जाता है, बाएं ओर दर्शाया जाता है या लिखा जाता है, दर्शाया जाता है। ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। ये आपका हो गया अभिकारक। इसके बाद हमारा उत्पाद आ गया। उत्पाद क्या होता है, अब उत्पाद दाएं साइड लिखा जाता है। उत्पाद कहाँ लिखा जाता है भैया, दाएं साइड लिखा जाता है। जैसे ऐसे पदार्थ रासायनिक अपक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं। यहाँ से एक अपक्रिया हो गई, ये संपूर्ण हो गई और इससे क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, तो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देख लो, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया Zn, क्या ले लिया, Zn प्लस H2SO4, यहाँ पर इससे मिलाकर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस H2।
ये बन गया। अब देखो इस साइड वाले तो सारे क्या हो गए, अभिकारक हो गए, इस साइड वाले क्या हो गए, अभिकारक हो गए, और जो उस साइड होते हैं, दाएं साइड होते हैं, वो क्या होते हैं, वो उत्पाद होते हैं। तो इस साइड क्या बनेगा, हमारा उत्पाद बनेगा। कौन सा उत्पाद बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस बन गई। और देख लो जैसे जैसे हमारा हमने एक पदार्थ ले लिया ए और दूसरा पदार्थ बी ले लिया, ठीक है, एक पदार्थ ए ले लिया, दूसरा पदार्थ बी ले लिया। अब जब इन दोनों पदार्थों को मिलाएंगे तो एक तीसरा पदार्थ बनकर आएगा। वो तीसरा पदार्थ इन दोनों से मिलाकर बन गया हमारा, क्या बन गया, ए बी बन गया। क्या बन गया, ए बी बन गया। तो इसमें अभिकारकों की संख्या कितनी है, एक अभिकारक ये है, दूसरा अभिकारक ये है, तो इसमें अभिकारकों की संख्या कितनी है, 3 होगी। और इन अभिकारकों से मिलकर बन गया उत्पाद बन गया। क्या बन गया, उत्पाद बन गया। ये आपका हो गया रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये हो गया अभिकारक क्या होता है, और ये हो गया आपका उत्पाद क्या होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला, वो देखो तुरंत इसी के साथ में हम अगला टॉपिक देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक यहाँ पर दिया है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसके बारे में थोड़ा देखते हैं और उसको समझते हैं होता क्या है। जैसे इसमें लिखा है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों को, क्या होता है कि एक समीकरण होता है, समीकरण आपने पहले सीख लिया, समीकरण क्या होता है, समीकरण में विभिन्न तत्वों को, तत्व कितने होते हैं, 118 तत्व होते हैं टोटल। तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है, बराबर होती है। अब आपने पढ़ा है, अभिकारक भी पढ़ लिया है और उत्पाद भी पढ़ लिया है। अभिकारक किस साइड होता है, अभिकारक होता है हमारा बाएं साइड में। तो इतना ये दिया है, ये आपका क्या है, अभिकारक दिया है, और इस साइड वाला ये आपका क्या दिया है, उत्पाद दिया है। यहाँ पर उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। तो जो अभिकारक और उत्पादों के तत्वों की संख्या बराबर होती है, जैसे यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर कितने ऐसे हैं, आयरन कितने हैं, आयरन 3 है, ठीक है। और यहाँ पर आयरन कितने अणु हैं, इसमें भी 3 अणु हैं। और इसमें आगे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन की इसमें 8 है, 4 दूना 8। और इधर देख लेंगे तो 4 दूना 8, हाइड्रोजन भी 8 है। ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन 4 है, और ऑक्सीजन भैया इसमें भी 4 है। तो इसमें जो होता है वो तत्वों की संख्या बराबर होती है, दोनों साइड बराबर, बाएं साइड और दाएं साइड दोनों साइड तत्वों की संख्या बराबर होती है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा एग्जाम्पल देख लो, अगर पेपर में आता है तो 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं और ये वाली आपको डेफिनेशन पूरी लिख देनी है, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार कितने प्रकार हैं, तो प्रकार तुम्हारे बहुत सारे, लेकिन हमको क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना, देखो नंबर 1 पे लिखा है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या होती है, संयोजन अपक्रिया का दूसरा नाम है योगात्मक अपक्रिया। क्या नाम है, योगात्मक अपक्रिया दूसरा नाम है। इसको बिल्कुल विस्तार से जानेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो ये वाला, ठीक है। नंबर 2 पे है आपका वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया का दूसरा नाम है कौन सा, अपघटन अपक्रिया, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 बोर्ड परीक्षा में आ सकता है क्वेश्चन वाला। इसके बाद नंबर 3 में जो आपका कौन सा है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ये जो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है ये भी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया दोनों साथ साथ आ सकती है ये वाली, ठीक, 4 नंबर का आ सकता है। इसके बाद विस्थापन अपक्रिया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 पे द्विविस्थापन अपक्रिया, तैयार कर लेना और इस वीडियो में हम पूरा सारा ये कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर हमारा 7 नंबर, अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया क्या है, और अपचयन अपक्रिया का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अपक्रिया, इसको ऑक्सीकरण अपक्रिया भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा आ गया अपचयन अपक्रिया। अब उपचयन ये अलग है और अपचयन अलग है। नंबर 9 पर है हमारा रेडॉक्स अपक्रिया। क्या है, रेडॉक्स अपक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स अपक्रिया क्या चीज है क्या नहीं है, तो सारा कुछ हमको देखना है। तो 9 क्रियाओं के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं नंबर 1 पर, कौन से, संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या, कौन सी योगात्मक अपक्रिया क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं और समझते हैं क्या होता है। नंबर 1 टॉपिक है संयोजन अपक्रिया। अब ये संयोजन अपक्रिया क्या चीज है, देखो यहाँ पर लिखा है, इस अपक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या होता है, इसमें 2 अभिकारक मिलते हैं या फिर 2 से ज्यादा अभिकारक मिलते हैं और अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं।
एक उत्पाद बनाते हैं। अब इसमें होता है जैसे इसमें दो लोग मिल गए, मान लो कि हमने ए और प्लस बी को मिला दिया, ए और बी को मिला दिया और यहाँ पर एक उत्पाद बन गया। इनसे मिलकर क्या बनेगा, ए बी बनेगा। ठीक है, ए बी बनेगा। इसमें दो कौन से दो अभिकारक हैं, एक अभिकारक ए है, दूसरा अभिकारक बी है। जब हमने दो अभिकारक को मिला दिया तो एक हमारा क्या बन के आ गया, ये उत्पाद बन के आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे सी और प्लस डी को मिला दिया तो यहाँ पर क्या बन के आएगा, सी डी बन के आएगा। तो यही तो है संयोजन क्रिया। इसमें क्या होता है, एक या लिखा दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं या एकल पदार्थ बनाते हैं। ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ये देख लो, उदाहरण भी हमने लिख रखा है। क्या लिखा है, कोयले का दहन। कोयले का दहन यानी कि कार्बन को, जब हम कार्बन को क्या करेंगे, जलाएंगे और ऑक्सीजन को जलाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन के आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, कार्बन को और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, जलाएंगे, इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर बन के आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जल का निर्माण, जल कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को, हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को मिलाते हैं तब यहाँ पर बनता है जल। ठीक है, इस प्रकार से बना लेंगे। इसके बाद गंधक का दहन कैसे करेंगे, गंधक कैसे होगा, तो S प्लस O2 मतलब सल्फर को और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो यहाँ पर बन के आएगा SO2। ये किसका फार्मूला है, ये गंधक का फार्मूला। किसका है, गंधक का फार्मूला। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। अब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे करेंगे, तो ये देखो फार्मूला लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब CaO और H2O को मिला दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और जल को मिला दिया तो यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये होता है संयोजन अपक्रिया, मतलब दो चार लोग मिलकर एक लोग बन जाओ तो हो जाता है कौन सा, संयोजन अपक्रिया। ग्रुप बना लो, दो चार लोगों से मिलकर एक ग्रुप बन जाता है, इसमें संयोजन अपक्रिया। ठीक है, इसका नंबर अगला हमारा सेकंड क्या रहेगा, अगली हेडिंग देखेंगे हम लोग। अगला टॉपिक हमारे सामने दिया है वियोजन अपक्रिया। अब ये वियोजन अपक्रिया क्या है, अभी तक तो हम लोगों ने देखा था कि संयोजन अपक्रिया क्या थी। उसमें क्या था, संयोजन अपक्रिया में कि उसमें दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं और वो मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, तो वो आपका संयोजन अपक्रिया होता है। अब इसमें होता है वियोजन अपक्रिया में, इसमें होता है कि पहले से मिले होते हैं, इसमें पहले से कोई यौगिक होता है और वो टूटकर अलग होता है, टूट करके अलग होता है तो वियोजन अपक्रिया कहलाता है। इसी का दूसरा नाम क्या पढ़ा था हमने, अपघटन अपक्रिया भी पढ़ा था। इसी का दूसरा नाम जो पढ़ा था अपघटन अपक्रिया। तो इसको देखेंगे ध्यान से और लिखना बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है जैसे हमने लिखा है। आप लोग केवल केवल एक या दो एग्जाम्पल बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हो, लेकिन समझाने के लिए हमने ये बताया। ठीक है, तो आपको लिखना है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया लिखा है वह प्रक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, अब इसमें एक अभिकर्मक दिया होता है, जैसे एग्जाम्पल में ये दिया गया है, एक अभिकर्मक टूट कर क्या करता है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। देखो, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, या तो दो उत्पाद बनाएगा या तो उससे अधिक उत्पाद बनाएगा, तो क्या कहलाएगा, वियोजन अपक्रिया हमारी कहलाएगी। ठीक है, तो नोट कर लेंगे कॉपी बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको, और इसका एग्जाम्पल देख लो। सबसे पहला नंबर एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट। क्या दिया है, फेरस सल्फेट की वियोजन अपक्रिया। अब यहाँ पर फेरस सल्फेट का सूत्र ये दिया गया FeSO4, सूत्र भी नोट करते जाएंगे। ये दिया है फेरस सल्फेट का सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद ये जो अब टूट कर किसमें टूटेगा, फेरस सल्फेट जो है ये किसमें टूटेगा, टूटेगा Fe2O3 में। किसमें, Fe2O3 में प्लस SO2 में, प्लस किसमें, SO सल्फर डाइऑक्साइड प्लस इसमें SO3 में, इसमें टूट जाएगा। ठीक है, इसका नंबर सेकंड कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अपक्रिया। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है और इसी का दूसरा नाम है संगमरमर। क्या नाम है, संगमरमर। इसी का दूसरा नाम है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। इसी का सूत्र है संगमरमर CaCO3। वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है संगमरमर का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो याद कर लेना इसको और कॉपी में नोट कर लेना कहीं एक साइड में।
तो CaCO3 जब ये टूटेगा CaCO3 तो किस में टूटेगा, तो ये टूटेगा CaO में, किसमें, CaO अलग होगा और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा, CO2 अलग टूट जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर अपक्रिया, सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अपक्रिया है। कौन सी, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र यहाँ पर ये लिखा है। इसका यूज कहाँ होता है, यूज देखो, यूज होता है, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। अब ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या है, आपने अगर जानते होंगे तो श्याम श्वेत मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट पहले फोटो आया करती थी पहले, तो इसी अभिक्रिया का यूज किया जाता था कि जब पहले फोटो होती थी किसमें, उसमें जो सिल्वर की उसमें परत लेप टाइप में चढ़ाई जाती थी तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनके तैयार होती थी, तो उसी को श्याम श्वेत फोटोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। जब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्रिया कराएंगे 2AgBr, ठीक है। तो ये भी कैसा वियोजन क्रिया है, जब ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, ये टूटेगा किसमें, एजी में टूटेगा और बीआर में, ब्रोमाइड में अलग अलग टूट जाएगा। जब ये अलग अलग टूटता है तो फोटो हमारी ब्लैक एंड व्हाइट बनकर आती है, ये पहले यूज होती थी, ठीक है। अब तो कैसा रंगीन वाला जमाना, कलर फोटो आने लगी है, लेकिन जो पहले फोटो आया करती थी वो कैसी थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आया करती थी, तो इसी का यूज होता था, यही अपक्रिया उस फोटो में यूज की जाती थी। और इसी अपक्रिया के कारण जब ये टूट जाता था तो किसमें, एजी और बीआर में टूटता था ये, ठीक है। तो वियोजन अपक्रिया के बारे में बिल्कुल अच्छे से हमने देख लिया, और इसके बाद देखते हैं अगली अपक्रिया क्या है। अगला टॉपिक हमारा दिया है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है, देख लो इसको, कौन सा है, नंबर 3 पे है, ठीक है। हमारा कौन सा संयोजन हो गया और आपका कौन सा वियोजन हो गया। अब ऊष्माक्षेपी देखो, अब इसमें दिया है वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, यहां ध्यान देना इस जगह पर, इसमें जो ऊष्मा होती है वो किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। हमने इतनी सारी गाथा लिखी है, ये गाथा क्यों लिखी है, इसी से आपको समझ में आएगा कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या चीज है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या चीज है, इसी से आपको बिल्कुल में समझ में आ जाएगा। इसको ध्यान से पढ़ना, इसको समझना बिल्कुल आसान है ये, ठीक है। तो इसमें ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा जो है ऊर्जा में बदल जाती है, ऊष्मा जो ऊर्जा में बदल जाती है इसी को ऊष्माक्षेपी, और आगे आएगा ऊष्मा शोषी आएगा, लेकिन वो चीज अलग है और ये चीज अलग है, बस जस्ट उल्टा हो जाएगा आगे जाकर, ठीक है। इसमें नंबर 1 उदाहरण हमने लिया है प्राकृतिक गैस का दहन। अब जब प्राकृतिक गैस का हम दहन करेंगे, जलाएंगे उसको, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले CH4 यहाँ पर मेथेन हमने ले लिया और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस ले लिया। मेथेन एक गैस है और कौन सी, ऑक्सीजन गैस है। अब जब इन दोनों गैसों को मिलाकर हम जलाएंगे आपस में, तो क्या होगा, यहाँ पर एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया यहाँ पर बनके तैयार होगी। कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और नंबर सेकंड में जल प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, जल निकलेगा, और इसके बाद एक चीज और निकलेगी, यहाँ पर ऊर्जा निकल के आएगी। तो यही, अगर जिस समीकरण में आपको ऊर्जा निकल रही है, जिस समीकरण में आपको ऊर्जा निकल रही है, तो कौन सी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाएगी, ठीक है। वो कोई भी समीकरण हो जिसमें ऊर्जा निकल रही हो तो कौन सी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। और इसमें ऊर्जा जहां से आ रही हो, ऊर्जा अगर आ रही हो कहीं से, तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती है, ध्यान देना आगे आएगा भी, ठीक है, पॉइंट नोट करके रखना। नंबर सेकंड एग्जांपल देख लो, इसको पढ़ो ध्यान से। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। श्वसन जो हम लोग सांस लेते हो कैसी अपक्रिया है, वो भी एक ऊष्मा कैसी, क्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। कैसे, देखो यहाँ पर मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। जब तक मनुष्य जीवित रहना चाहता है अगर मनुष्य, तो उसको ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, ऊर्जा, हर एक काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। जब तक हम लोग भोजन नहीं करोगे, पानी नहीं पियोगे, तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। तो इसलिए भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय
पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं। जो पाचन क्रिया के समय, जब पाचन क्रिया होती है हमारे पेट के अंदर, तो क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं वो टूट जाते हैं। वो किसमें टूट जाते हैं, जैसे कि चावल हो गया, आलू, जो भी हम लोग खाते हैं, जो भी हम लोग खाते हैं, जैसे ही पेट के अंदर जाता है, पाचन क्रिया शुरू होती है, तो जो पदार्थ होते हैं वो टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। और इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। जैसे हमारे पेट के अंदर खाना गया, भोजन गया, तो वहां पर क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये टूटेगा, जब टूटने से आपका क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। अब खाने से भैया ऊर्जा मिलेगी, ग्लूकोज बनेगा, तो ग्लूकोज बनेगा तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर, हमारे शरीर में क्या है, ऑलरेडी पहले से ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन हम लोग कहां से ले रहे हैं, ये अपने आसपास के वातावरण से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज उसमें बनता है, तो ग्लूकोज में जो कोशिकाओं में क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेंगे, तो यहाँ पर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करते हैं, तो हमारे शरीर में ताकत आती है, तो हम लोग काम कर पाते हैं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, ये पाचन क्रिया का, श्वसन क्रिया, कैसी श्वसन क्रिया है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी अपक्रिया का नाम श्वसन है। क्या है, श्वसन। और श्वसन, अगर प्रश्न आ जाए वो परीक्षा में कि श्वसन एक कैसी अपक्रिया है, तो बता देना, तुरंत बता देना, कैसी है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। कैसी है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। और इस समीकरण के माध्यम से हम लोग देख भी सकते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले हमने ग्लूकोज का सूत्र लिया, इसको नोट कर लेना, एक साइड में नोट कर लेना, ग्लूकोज, ग्लूकोज बराबर सूत्र ये C6H12O6, और इसमें ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे। जब ग्लूकोज की क्रिया किसके, ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, मिलाएंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मिलेगा सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग मुंह से निकालते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसके बाद जल मिलेगा, क्या मिलेगा, जल मिलेगा, और इसके बाद ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी, जो हमारे शरीर में काम आती है, काम करने के लिए। तो तीन चीजें आपको मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जो कि हम लोग बाहर निकाल देते हो, उससे कोई यूज नहीं होता है। इसके बाद जल मिलेगा, जल मिलेगा, इसके बाद ऊर्जा मिलेगी, जिससे हम लोग काम करते हो। ठीक है, नंबर थर्ड में देख लो, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्मा छेपी अपक्रिया का उदाहरण, जो कि हमारी शाक सब्जियां हैं उसमें कंपोस्ट बनता है विघटित होकर, तो कैसा उदाहरण है, वो भी एक ऊष्मा छेपी का उदाहरण है। अगर बोर्ड परीक्षा में आ जाता है तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना, बिल्कुल सही करके आना बोर्ड परीक्षा में कि श्वसन एक कैसी अपक्रिया है, कैसी अपक्रिया है, तुरंत कमेंट कर दो, तुरंत कमेंट कर दो, कैसी अपक्रिया है, श्वसन एक ऊष्मा छेपी अपक्रिया है। ठीक, तो ये हमारा हो गया कैसा, ऊष्मा छेपी अपक्रिया, जिसमें ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा बाहर होती है, ऊर्जा निकलती है, तो ऊष्मा छेपी अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कौन सी, ऊष्मा शोषी देख लो। ऊष्मा शोषी क्या होता है, देखो यहाँ पर तुरंत इसका ले लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेते जाओ और कॉपी में नोट करते जाओ, और देख लो यहाँ पर अब ऊष्मा शोषी क्या होता है। देख लो हमारा अगला टॉपिक क्या है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अब इस अपक्रिया में क्या होता है, अभी हमने बताया था कि ऊष्मा छेपी अपक्रिया क्या होती है, पूरा डिटेल से हमने देख लिया। और देख लो कि ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा ये वाला। जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, वो कैसी, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। नोट कर लो, और बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाए तो बिल्कुल यही लाइन नोट कर देना, और ये दो एग्जाम्पल नोट कर देना, बस आपका क्लियर, 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर देना इसी प्रकार से बिल्कुल से। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पर क्या दिया है कि ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब इसमें ऊर्जा कहीं से डाली जाती है, जब इसमें ऊर्जा डाली जाएगी तभी अपक्रिया होगी, नहीं तो अपक्रिया हो नहीं पाएगी। तो ये होता है ऊष्मा शोषी अपक्रिया। मान लो कि यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर दो लोग क्रिया कर रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन क्रिया कर रहा है और एक तो आयोडीन, आपस में क्रिया कर रहे हैं। ये क्रिया तभी करेंगे, कब, ये क्रिया तभी करेंगे जब इनके बीच में ऊर्जा आएगी। अगर यहाँ पर ऊर्जा ना आए, अगर यहाँ पर ऊर्जा ना दी जाए तो अपक्रिया नहीं होगी, ये अपक्रिया नहीं होगी। तो इसलिए इसमें ऊर्जा का होना इस साइड जरूरी है।
इस साइड ऊर्जा का होना जरूरी है, तभी हमारी ऊष्मा शोषी अपक्रिया कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, तो ये इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। इसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और उसमें ऊर्जा निकल जाती है, उसमें ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, देखो बन गया, ठीक है, 2Hi क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। इसका देख लो N2 प्लस O2 और इसके साथ में क्या मिल गया, ऊर्जा मिल गई। ऊर्जा मिली तभी आपकी अपक्रिया कंप्लीट होगी, तभी अपक्रिया बनेगी, तभी अपक्रिया होगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2NO बनेगा। ठीक है, इसका देख लो विस्थापन अपक्रिया। अब ये क्या चीज है, विस्थापन अपक्रिया क्या चीज, पढ़ो इसको ध्यान से। ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया। अब देख लो, इससे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब अभी हम आपको बताएंगे इसमें कैसे। देखो दो लोग हैं, एक तो ये बड़ा आदमी है, ये मोटा सा आदमी है, एक तो पतला सा आदमी है, एक तो मोटा सा आदमी है, एक तो पतला सा आदमी है। तो क्या होगा, ताकत किसके पास सबसे ज्यादा होगी, मोटे आदमी के पास। तो मोटा आदमी हंसेगा और क्या कहेगा, चल तू हट एक तरफ, मैं आता हूं तेरे जगह। तो उसको हटा देगा छोटे आदमी को, और मोटा आदमी जो है, ताकतवर आदमी बैठ जाएगा उसकी जगह पर, कहेगा तू हट मैं बैठूंगा वहां पर, तू हट मैं बैठूंगा वहां पर। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगा देना विस्थापन अपक्रिया में, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसा, देखो, एक ऐसी अपक्रिया जिसमें यौगिक के अणु के किसी परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आकर बैठ जाता है। देख लो एग्जाम्पल, Zn प्लस CuSO4, जब हम जिंक को CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, इसमें देखो, इसको Cu को हटा करके अलग कर दिया, कह दिया जा तू हट एक तरफ, मैं आता हूं इधर साइड में, तू हट जा भाई। तो ये देखो Cu अलग हो गया और Zn इसके साथ मिल गया, तो ZnSO4 यहाँ पर जिंक सल्फेट बना दिया। आया समझ में, हुआ क्लियर कि नहीं हुआ, बताएंगे एक बार क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, वीडियो को लाइक कर देना। नंबर सेकंड में देख लो, Fe की जब क्रिया कराएंगे CuSO4 के साथ कॉपर सल्फेट के साथ, तो Fe क्या करेगा, Cu को अलग कर देगा, कहेगा हट तू एक साइड में, मैं आता हूं तेरी जगह पर। तो ये आएगा, देखो FeSO4 का फेरस सल्फेट बना दिया, और यहाँ पर इसको Cu को अलग फेंक दिया, कह दिया हटो एक तरफ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। इस सब क्रिया में तुम्हारा काम है, लेकिन साइड में चले जाओ तब तुम्हारा काम आएगा। तो ये सीधा सा विस्थापन अपक्रिया हो गई, और ये सीधी सी हमारी कैसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कंप्लीट हो गई। तो हमने देख लिया विस्थापन अपक्रिया, देख लिया ऊष्मा शोषी अपक्रिया, और ऊष्मा क्षेपी देख लिया, वियोजन देख लिया, संयोजन देख लिया। अब क्या रह गया, बस थोड़ा और बचा है, उसको भी देख लेते हैं तुरंत। तो वीडियो बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से, दोस्तों के पास शेयर करना वीडियो को ना भूलिए। ठीक है, ठीक। तो अब देखते हैं, अब अगला टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक यहाँ पर क्या दिया है। अगला टॉपिक है द्विविस्थापन अपक्रिया। अभी तक हमने विस्थापन अपक्रिया देख लिया, अब इसके बाद हम देख ले कि द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है। ये जो क्रिया पढ़ेंगे ध्यान से और इसको कॉपी में नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आदान प्रदान होता है। किसके बीच, अभिकारकों के बीच। अब ये अभिकारक किस साइड लिखा होता है, अभिकारक अपक्रिया के बाएं साइड लिखा होता है। जैसे इस साइड वाला ये आपका क्या होगा, अभिकारक होगा, और इससे जो ये बनकर आएगा ये वाला, ये क्या होगा, ये उत्पाद बनकर आएगा। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद हमने सबसे शुरुआत में देखा था। देखो, इसमें आदान प्रदान होता है जिसमें अभिकारकों के बीच, जैसे इसमें देखो Na है और BaCl2, यहाँ पर Na2SO4 है, BaCl2, और इसका BaSO4 हो गया। ये कैसे हुआ, इसमें आदान प्रदान हो गया। अब ध्यान से कहानी क्या है, कहानी सुन लो, सबसे पहले कहानी से ज्यादा समझ में आएगा। देखो, एक है Na और एक है Ba। अब Na बोला Ba से क्या बोला, देखो Na बोलता है Ba से कि सुन Ba, Cl2 को मुझको दे दे, Cl को मुझे दे दे और SO4 को तू ले ले। Cl को मुझे दे दे और SO4 को तू ले ले। तो Ba बोला ठीक है ले जाओ, कोई बात नहीं, हम आदान प्रदान कर लेते हैं। तो उन्होंने आदान प्रदान कर लिया। तो जिस अपक्रिया में आदान प्रदान की बात हो, जिस अपक्रिया में आदान प्रदान किया जाए, तो वहां पर समझ जाना कि कौन सी अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया है। ठीक, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर अपक्रिया क्या बन जाएगी, देखो Na के साथ में Cl चला जाएगा, ये बना, और इसको Ba के साथ में क्या चला जाएगा, SO4 चला जाएगा। तो ये आपकी कौन सी द्विविस्थापन क्रिया कंप्लीट हो गई, ये वाली। तो इसको नोट कर लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से।
इसके बाद हमारा अगला नंबर टॉपिक है अब उपचयन क्रिया। कौन सी? उपचयन क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है। त्याग मतलब कमी होती है। एक ऐसी अपक्रिया जिसमें आपको अपक्रिया मिले, समीकरण मिले, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन बढ़े उसमें, और हाइड्रोजन की कमी हो, तो कौन सी होती है? वो उपचयन अपक्रिया होती है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, देख लो। 2Mg+O2, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रही? वृद्धि हो रही है। यहाँ पर क्या हो गया? 2MgO। ठीक है, तो ये आपका कौन सा? ये उपचयन क्रिया हो गया। दूसरा एग्जांपल आपके सामने ये रहा, तो इसको नोट कर लेना। और अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो इन्हीं दो एग्जांपल को आप लोग बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख सकते हो। बिल्कुल इसी प्रकार से आपका पूरा पूरा नंबर मिलने वाला है। ठीक है, अब इसको बाद देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक उपचयन क्रिया। कौन सी? अपचयन क्रिया। हमने उपचयन देख लिया, अब बिल्कुल जस्ट उपचयन क्रिया का उल्टा है अपचयन क्रिया। देखो उसमें क्या था? उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, लेकिन इसमें इसमें क्या है? हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। बिल्कुल जस्ट उल्टा कर दो, आपका अपचयन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उपचयन और अपचयन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर एक क्रिया पढ़ लिया, अगर अपचयन को ध्यान से पढ़ लिया तो उपचयन आ जाएगा, या फिर उपचयन को ध्यान से पढ़ लिया तो अपचयन आ जाएगा। इसका समीकरण ये नोट कर लो, इसको बोर्ड एग्जाम में लिख देना, बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब देख लो रेडॉक्स क्रिया क्या है। इसमें जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अपक्रिया में ये दोनों अपक्रियाएं एक ही साथ होंगी, उपचयन वाली और अपचयन वाली, ये दोनों अपक्रियाएं एक साथ होंगी। तो जिस समीकरण में दोनों अपक्रिया पता चले तो समझ जाना वहां पर क्या होता है? रेडॉक्स अपक्रिया। पेपर में आता किस प्रकार से है? कभी कभी पेपर में समीकरण दे दिया होता है और उसमें पूछ देता है कि कौन सी अपक्रिया है। जब समीकरण देख के नहीं पहचान पाओगे तो कैसे पता चलेगा कौन सी अपक्रिया है? तो जब तक समीकरण देख के पहचानना आ जाए तब तक इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो ये आपका समीकरण लिखा है। इसमें H2 देखो, H2 इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे ऊपर उपचयन हो रहा है और इसमें इसमें ऑक्सीजन कमी हो रही है, और नीचे वाले में इसमें क्या हो रहा है? अपचयन। मतलब दोनों अपक्रिया एक ही साथ हैं, तो कौन सी? रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। कौन कौन सी? उपचयन और अपचयन अपक्रिया दोनों एक साथ में होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सा? रेडॉक्स हो गया और अपचयन हो गया। बस थोड़ा सा एक सिंपल सा टॉपिक और बचा है, उसको और क्लियर कर लेते हैं। बस वीडियो को हम करते हैं खत्म। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसको पीडीएफ से देख लो। आपको साइड में एक बढ़िया से फोटो दिखाई दे रही है, उसमें देखो और यहाँ सुनो। देखो इसमें लिखा है संक्षारण। ठीक है, संक्षारण क्या होता है? देख लो यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा होगा संक्षारण क्या होता है। देखो, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, कोई भी धातु होती है एक्स वाई जेड, कोई भी धातु हो, जब किसी संपर्क में आती है, आर्द्रता में, अम्ल में, किसी भी संपर्क में आती है, मतलब बाहर उसको रखते हो, पानी में रखते हो, तो क्या होता है? तो संक्षारित हो जाती है, मतलब जंग लग जाता है उसमें। जैसे लोहा को हम क्या करेंगे? लोहा को हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देंगे तो उसमें क्या होगा? संक्षारित हो जाएगा वो, उसमें जंग लगेगा। इसी प्रकार से इसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो नोट कर लेना ये वाली डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, मोस्ट मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इसका उदाहरण देखो, जैसे चांदी के ऊपर काली परत। अब चांदी के ऊपर जानते होंगे कि जैसे वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, आर्द्रता उसको नमी मिलती है, तो क्या होता है? उसमें काली काली परत लग जाती है। इसी प्रकार से तांबे के ऊपर एक हरी पत्ती चढ़ जाती है, तांबे के ऊपर हरी पत्ती टाइप में चढ़ जाती है, और लोहे पर जंग लगना आपको सामने एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक लिखा है विकृत गंधिता। क्या दिखाई दे रहा है आपको? विकृत गंधिता। ये क्या चीज है? देखो, तेल व वसा के, सबसे पहले पूरा देख लो, नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले नोट करो। अब इसका मतलब क्या है? देखो, तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध व स्वाद परिवर्तन, इनका गंध व स्वाद परिवर्तन हो जाता है। इनमें प्रतिऑक्सी कारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वाचित मात्रा में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। मतलब इसका समझ लो, उदाहरण दिया है, आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इनमें
इन्हें उपस्थित होने से बचाया जा सकता है, उपचारित होने से। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे दुकान में कई सारे कुरकुरे आते हैं, नमकीन वगैरह आती हैं, तो उसमें अंदर क्यों फूला क्यों होता है, वो पन्नी, वो जो पॉलीथीन होती है वो क्यों फूली होती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगर उसमें वो नाइट्रोजन गैस नहीं भरी जाएगी, उसमें जो खाने वाला पदार्थ होगा वो खराब हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि इसमें विकृत गंधिता, मतलब अगर वो नाइट्रोजन गैस में नहीं भरी जाएगी तो जो खाने वाला पदार्थ होगा, कुरकुरा, चिप्स, जो भी नमकीन वगैरह, वो सब महकने लगे, खराब हो जाएगा, उसमें गंध आने लगेगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है। बाकी पूरा अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो यही आपको लिख देना है, विकृत गंधिता। ठीक है, तो इतना आपको कर देना है। ठीक है, अब बाकी उसमें सोचो कि गैस वगैरह ऐसे ही पन्नी को फुलाने के लिए है, तो वो कुछ नहीं है, वो केवल खाद्य पदार्थ जो अंदर भरा हुआ है उसको बचाने के लिए वो गैस भरी जाती है। ठीक है, बस आपका चैप्टर हुआ फिनिश, इतना आपका चैप्टर था। तो उम्मीद है आपका पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और अगली वीडियो में हम चैप्टर 2 हम पूरा कवर करेंगे, जैसे इसमें कर दिया कवर, उसी प्रकार से चैप्टर 2 करेंगे। उसमें कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बचेगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, मिलते हैं इसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।